हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब प्रारंभिक व्यय। जब एक कंपनी शेयर को इशू करती है या फिर उसकी जब स्थापना की जाती है, उस समय जो भी उसे खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों को हम प्रारंभिक खर्चे कहते हैं। देखो, प्राइमरी एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे होते हैं वो कंपनी की शुरुआत से लेकर और अब तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे के सारे खर्चे हमारे इसमें शामिल होंगे। उन खर्चों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, या रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने तैयार करवाए या जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने छपवाए, उन सभी खर्चों को हम इसमें शामिल करेंगे। दूसरा होता है इन पब्लिक, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी स्टाम्प ड्यूटी या कोई रजिस्ट्रेशन फीस दी है, वो भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में शामिल होगी। इसके साथ साथ ऑथराइज कैपिटल पर जो भी हम ड्यूटी चुकाते हैं, किसी भी प्रकार की हमने जो अधिकृत पूंजी होती है उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी चुकाई जा रही है, वो भी हमारी इसमें शामिल होगी। अगला आता है कि जो हम प्रोस्पेक्ट जो छपवाते हैं या जो प्रोस्पेक्ट को हम जारी करते हैं या प्रोस्पेक्ट को तैयार करने के लिए जो भी हमने खर्चे कर रहे हैं, वो भी खर्चे इसमें प्रारंभिक व्यय में शामिल होंगे। उसके साथ साथ यदि कोई भी कंपनी अपनी जो भी प्रारंभिक पुस्तकें रखती है, उन पुस्तकों की जो लागत होती है वो भी हमारे प्रारंभिक खर्चों में शामिल होगी। यदि कोई कंपनी का निर्माण किसी चालू व्यवसाय को क्रय करने के लिए किया जाए या उस व्यवसाय की संपत्ति या दायित्वों का मूल्यांकन करने के लिए कोई भी अकाउंटेंट या जो भी वैल्यूअर होती है उसकी जो फीस दी जाती है, वो भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में शामिल की जाएगी। AS 26 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार जो भी हमारे प्रारंभिक खर्चे होते हैं उनकी संपूर्ण राशि या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से अपलिखित करेंगे। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो उसी साल के दौरान जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं उससे हम इसको अपलिखित करेंगे। ये होता है हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके साथ आता है हमारा बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग होता क्या है? देखो, आजकल बहुत सी कंपनियां समता अंशों का सार्वजनिक निर्गमन करने के लिए बुक बिल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग कर रही हैं। देखो, इंडिया के बहुत से जितने भी विकसित देश हैं उन देशों के अंदर ये एक बहुप्रचलित विधि है, लेकिन भारत के अंदर ये एक अभी तक नवीन विधि है। इसका इतना ज्यादा प्रचार यानी इतना ज्यादा यूज नहीं किया गया है। बुक बिल्डिंग होती क्या है? बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के अनुसार जितने भी जो भी कोई कंपनी होती है वो जब अपने शेयर को इश्यू करती है या अंशों को पूंजी के मार्केट में जब लेके आती है, तो वो मार्केट की जो भी उसकी डिमांड और जो सप्लाई होती है शेयर की पूंजी बाजार के अंदर, अंशों का जो निर्गमन मूल्य होता है उसकी पूंजी बाजार के मांग और पूर्ति के ऊपर निर्धारित होती है। यानी कि किसी भी मार्केट के अंदर किसी भी शेयर की जो भी डिमांड और सप्लाई हो रही है उसके आधार पर जितने भी हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसकी एक बिड्स डिसाइड करते हैं, उसकी बोली लगाते हैं और उस बोली को ही हम रिसीव करते हैं, और जो बोली रिसीव की जा रही है वो ही हमारी बुक बिल्डिंग कहलाएगी। देखो, ध्यान से रखना इस बात का, कभी भी कोई भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्ट में शेयर जो इश्यू करी है उसकी कोई निर्गमन प्राइस डिसाइड नहीं करती है। कोई भी कंपनी जब परिविवरण इशू करती है या प्रोस्पेक्ट जारी करती है तो उसमें कोई भी शेयर का निर्गमन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता, क्योंकि निर्गमन मूल्य जो है वो एक बिड के अंदर शामिल होता है, और बिड के बाद जैसे ही हमारे को बिड प्राप्त हो जाती है उस तिथि के बाद उसको जो कंपनी होती है वो अपने शेयर का निर्गमन मूल्य निर्धारित करती है। परंतु कंपनी जो होती है वो अपने एक मिनिमम प्राइस या फिर उसका एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करती है कि इससे ज्यादा या इससे कम हमारे को जो बिड वैल्यू है वो स्वीकार नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी अपने शेयर की वैल्यू 100 रखती है तो 100 से नीचे उसको बिड्स वैल्यू को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखो, सेबी जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके दिशा निर्देश के अनुसार कोई भी एक सार्वजनिक कंपनी 100% तक अपनी बुक बिल्डिंग के द्वारा शेयरों का निर्गमन कर सकती है। जो भी उसके अंश होते हैं, जो शेयर होते हैं, उनका 100% तक बुक बिल्डिंग के द्वारा सार्वजनिक निर्गमन कर सकती है। या दूसरा है कि सार्वजनिक निर्गमन का 75% तक बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा, और जो बचा हुआ है 25% बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा, उसके द्वारा जो निर्धारित मूल्य किया जाएगा उसके दौरान सार्वजनिक निर्गमन किया जा सकता है। बुक बिल्डिंग को सबसे ज्यादा एक समझने के लिए मैं इसका कुछ स्टेप बताता हूं। वो स्टेप कौन कौन से हैं, उन स्टेप के बारे में एक सबसे पहला आता है कि जो भी कोई भी कंपनी
अगर वो अपने बुक बिल्डिंग के द्वारा शेयर को इश्यू कर रही है तो अंश निर्गमित करने वाली जो कंपनी हो सबसे पहले एक बुक रनर को नियुक्त करेगी। उसका काम क्या होता है कि वो जितने भी बुक बिल्डिंग के दौरान जो बिड्स प्राइस आ रही है उनको कलेक्ट करेगा और उसके बाद कलेक्ट करने के बाद अपना एक जो न्यूनतम मूल्य होता है यानी कि मिनिमम प्राइस होती है शेयर की वो डिसाइड करेगा। बुक जो रनर जिसको हमने अडॉप्ट किया है या जिसको हमने नियुक्त किया है वो विचार विमर्श के बाद एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट तैयार करेगा और उस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट के दौरान ही उसमें निर्गमन मूल्य का उल्लेख नहीं होता है। उसमें निर्गमन मूल्य का उल्लेख तब किया जाएगा जब सभी के द्वारा बिड्स प्राप्त हो जाती हैं। जितने भी हमारे पास बोली प्राप्त होती है किसी भी शेयर की उसके बाद बिड्स स्वीकार करने के बाद उनकी बैंड प्राइस यानी कि न्यूनतम मूल्य डिसाइड किया जाएगा जो बिड्स प्राइस के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद जो भी ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट तैयार किया जाएगा वो सेबी के पास दाखिल करना जरूरी होता है। बिड्स अवधि का जो भी निर्धारण किया जाएगा वो बुक रनर विज्ञापन या रोड शो के द्वारा कंपनी के बारे में जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको उसके बारे में जानकारी बताते हैं। जनता को नेट ऑफर के द्वारा अभिगोपक जो अंडरराइटर होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है वो उनको बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमने कितनी बिड्स प्राइस रखी है, हमारा जो मिनिमम प्राइस है वो कितनी है और उसके द्वारा जितने भी हमारे बुक रनर जो है वो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट की जितनी भी प्रतियां होती हैं वो संस्थागत विनियोजक जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय जीवन बीमा या भारतीय सामान्य बीमा इनको भेजी जाती है। और निर्गमन मूल्य निर्धारित होने के बाद निर्गमन मूल्य से अधिक का जो भी निर्धारित मूल्य है उसके ऊपर शेयर को आवंटित किया जाएगा। तो ये तो था हमारा बुक बिल्डिंग। अब कई बार आता है कि बुक बिल्डिंग के एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले ये है कि इसका सबसे ज्यादा इश्यू करने का ये होता है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, जोखिम बहुत कम होता है। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर जो भी हम डिसाइड करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं, उससे कम की प्राइस पे हम शेयर को इश्यू नहीं करते। अगर किसी टाइम हमारे को शेयर को इश्यू करने में हम असफल होते हैं तो कंपनी के पास अगर पर्याप्त मांग नहीं आती है तो वो अपने शेयर को निर्गमन को रद्द भी कर सकती है। तो ये तो थे इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आता है कि बुक बिल्डिंग की हानि क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। कि एक कंपनी जब अपनी लाइफ में बुक बिल्डिंग के थ्रू शेयर को निर्गमन कर रही है तो उसकी जो सबसे बड़ी हानि होती है वो ये होती है कि ये प्रक्रिया के एक बहुत बड़े जितना आकार होता है कंपनी के उसी के लिए ये अनुकूल होती है। निर्गमन करने वाली कंपनी एक पहले से मार्केट में सिचुएटेड होनी चाहिए या उसकी एक गुडविल होनी चाहिए जिससे उसके पास अच्छे नियोजक की तरह परिचित होनी चाहिए जिससे उसके पास ज्यादा से ज्यादा बिड प्राप्त हो सके। तो ये तो थी उसकी लिमिटेशन, क्योंकि जब तक एक कंपनी को एक न्यू कंपनी है वो बुक बिल्डिंग के थ्रू कभी भी शेयर को इशू नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके लिए वो अभी मार्केट में इन्वेस्टर के लिए वो अननोन है। जब तक कि वो ये कंपनी अपनी गुडविल को क्रिएट नहीं कर लेती है तब तक वो बुक बिल्डिंग के थ्रू शेयर को इशू नहीं कर सकती। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ये कंपनी है वो अपनी बिड क्वांटिटी नंबर ऑफ शेयर रख रही है और उसके थ्रू जो किस तरीके से वो करती है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है वो 5 लाख के सिक्योरिटी शेयर इशू करना चाह रही है। उसके पास जो शेयर है वो कितनी, उसकी संख्या जो है वो 5 लाख है और वो शेयर की प्राइस 400 रुपए पर शेयर रखना चाह रही है। तो यहाँ इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है उसकी बिड क्वांटिटी नंबर ऑफ शेयर 1 लाख 125 135 140 160, बिड प्राइस है उसकी 440 430 420 415 और 400। कुमुलेटिव क्वांटिटी ऑफ शेयर है 1 लाख 2 25 3 60 5 और 6 लाख 60 हजार। और अगर सब्सक्रिप्शन परसेंटेज में है 20 45 72 100 और 132। यहां एक बार थोड़ा ध्यान से समझना, अगर कोई कंपनी अपने शेयर के एक 440 रुपए प्राइस रखती है, देखो उसके शेयर की वैल्यू है 400 रुपए, मार्केट के अंदर उसके कितने रुपए है 400, लेकिन उसको बिड मिल रही है 440 की, तो वो उसको अपने टोटल 5 लाख शेयर में से केवल 1 लाख ही शेयर को इशू कर पाएगी। मतलब वो अपने टोटल शेयर का केवल 20% ही इशू कर पा रही है। तो यहां पर वो टोटल अपने जो शेयर है फुल सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइस को जो बिड्स प्राइस है उसको थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। अब वो 440 की बजाय किस पे आएगी, वो 430 पे। मतलब उसने अपने 10 रुपए को क्या कर लिया है, डाउन कर लिया है। अगर वो अपने शेयर की वैल्यू 430 रुपए रखना चाह रही है तो केवल उसके 2,25,000 शेयर ही कोई इश्यू कर पाती है। मतलब वो टोटल 5 लाख का केवल 45% ही शेयर को इसको निर्गमन कर पाएगी।
नेक्स्ट आता है, अगर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको अपने जो शेयर की जो वैल्यू है उस शेयर की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। अब वो 430 रुपए की बजाय 420 रुपए के ऊपर शेयर को इश्यू करने की सोचेगी। अगर वो 420 रुपए पे शेयर को इश्यू करती है तो वो अपनी टोटल 5 लाख की जो उसका सब्सक्रिप्शन है उसमें केवल 3,60,000 को ही इश्यू कर पाती है। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन का केवल उसको 72% ही मिला है। अगर वो इसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको अपनी प्राइस को थोड़ा और कम करके लेके आना पड़ेगा। अब वो मार्केट के अंदर अपने शेयर को 415 रुपए रख रही है, टोटल उसके सब्सक्रिप्शन 5 लाख का है, यहाँ उसको 5 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं। मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन का वो 100% कर रही है। अगर वो इससे डाउन करके लेके आती है अपने शेयर को, अगर वो 400 रुपए पे इश्यू करना चाह रही है तो जो कम्युनिटी शेयर है वो 5 लाख के बजाय उसको 6,60,000 को इश्यू कर पा रही है और टोटल सब्सक्रिप्शन का वो 132% इश्यू कर पा रही है। तो यहां पर एक सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात यह है कि अगर कोई कंपनी अपने 440 को भी लेना चाह रही है, 430 को भी लेना चाह रही है और 420 को भी लेना चाह रही है, तो जितने भी शेयर हैं उनको देखो, यहाँ बिड को जो जारी करेगी वो एक प्राइस अपने कितने रखेगी, वो 415 रुपए रखेगी। और 440 वाले को भी उसको कितना रुपए पे करने पड़ेंगे, 415। 430 रुपए वाले को भी 415 और 420 रुपए जिन्होंने किए हैं उनको भी 415 रुपए ही इस ये पे करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ एक बात ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि हम किस प्राइस के ऊपर, किस बिड्स वैल्यू के ऊपर अपने शेयर्स के टोटल सब्सक्रिप्शन कर पाते हैं। अगर हम अपने टोटल सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे तो कंपनी कभी भी अपना फुल सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो ये था हमारा इसके लिए बिड्स प्राइस को डिसाइड करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।